जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट द ऑथर प्रोग्राम के साथ अहमद सुहेल हाजिर है। ये प्रोग्राम FM 98.2 रेडियो और UMT.TV के लिए नशर किया जाता है। नाजरीन और सामीन, कहा जाता है कि तहरीर, तस्वीर, तकरीर, तहकीक, तख्लीक और तारीख को मीडिया स्टडीज के अंदर बुनियादी हैसियत हासिल है, लेकिन जो जो इंसान तरक्की कर रहा है वैसे ही इल्म और अदब के अंदर वुसअत आती जा रही है। अभी हमने रिसेंट पास्ट के अंदर देखा कि इल्म सियासियात के अंदर से बहुत से अलूम ने जन्म लिया, जिनमें स्ट्रेटेजिक स्टडीज, रीजनल स्टडीज, वॉर स्टडीज और इसके अलावा रीजनल स्टडीज में जो लोकल स्टडीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हुई। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज जिस सब्जेक्ट को दरपेश है और जो एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा है वो मीडिया स्टडीज का सब्जेक्ट है। ये स्टडीज आल्दो पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या इसमें पढ़ाई जाने वाली जो थ्योरीज हैं उनकी प्रैक्टिबिलिटी है या नहीं है, या जो वहां के लोग पढ़ाने वाले जो हैं आर दे सक्सेसफुल इन पुटिंग देयर पर्सपेक्टिव इनटू प्रैक्टिस। ये सब कुछ आज हम जानेंगे जाबिर सईद साहब से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाबिर सईद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप ऑथर हैं, आप कॉलमिस्ट हैं और आप एजुकेशन के पेशे के साथ भी वाबस्ता हैं। आप दर्स और तदरीस में मीडिया स्टडीज के अंदर नए रुझानात लेके आने में पायोनियर समझे जाते हैं। मिलते हैं जाबिर सईद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है सर, आपका घरेलू माहौल जो था, आप एक नामवर सहाफी के फर्जंद भी हैं। जी, जी। यकीनन लगता है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसमें से हमें जर्नलिज्म के कुछ चीजें जरूर मिल जाएंगी। हो सकता है ऐसा हो। ऐसा हो तो ये आपके इट कोर्स थ्रू योर ब्लड वेन्स। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सर, पहली तरबियत इंसान की जो होती है, दर्सगाह जो होती है, माँ होती है, और माँ के साथ हमें बाप की तरफ से भी बहुत सी हमें चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम इनहेरिट करते हैं। जी, जी। मुझे आपका लगता है कि आपने जो प्रोफेशन ज्वाइन किया मीडिया का, आपने इसी पेश नज़र में किया अगर देखा जाए तो? नहीं, इसमें दिलचस्प बात यह है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, तो लेकिन जो प्रोफेशन वो चाहते नहीं थे मैं इस तरफ आऊँ, क्योंकि अभी जो ग्लैमर जितना इसमें आ गया इस प्रोफेशन में इतना पहले नहीं था। ये जब मैंने 94 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में एडमिशन लिया तो मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं हिस्ट्री में आऊँ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री में एडमिशन हुआ, लॉ में हुआ और मैथ्स कॉम में हुआ। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसमें, चूँकि मैंने पहले FSc की, फिर BSc की, फिर MSc बॉटनी की तरफ आया, लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा हो कि लिखने पढ़ने का, तो जैसे आपने कहा DNA में कुछ ना कुछ था ऐसा, कोई कुछ मेरा ख्याल है कोई बिल्ड इन हुआ था, तो लिखने पढ़ने का मुझे शौक बचपन से था। मैं कोई 10-11 साल का था तो मैंने कुछ लिख के अपने वाले साहब को दिखाया। उन्होंने ना कई से ऐसे दायरे लगा के, जिसे कहते हैं ना वो अंडे बना के फेंक दिया। उन्होंने मुझे फेड अप करने की कोशिश की है वो, तो कई साल तो मुझे 2-3 साल तो उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई लिखने की। फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा ट्राई किया, लिखा, और मैंने वो एक मैगजीन है बच्चों का, जुगनू, अब वो याद होगा, शेख गुलाम अली एंड सन्स वाले शायद किया करते थे, बच्चों का मैगजीन है, बहुत मशहूर मैगजीन था, तालीम और तरबियत और जुगनू, फिरोज सन्स वाले वो करते थे, वो उन्होंने छाप दिया उसको। तो मैंने वाले साहब को बड़े फख्र से दिखाया, ये देखिए मेरी चीज़ छप गई है। वो कहते यार मैं ये चाह रहा था कि तुम इस तरफ ना आओ, क्योंकि ये थैंकलेस जॉब है, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं वो आपको ना फेस करनी पड़े, तो ये इसमें, लेकिन मैं फिर भी इस तरफ आ गया कि क्या लें आप। अच्छा जाबिर साहब, ये तो आपने बताया अपना बिगनिंग का कि आपने किस तरफ, आपका रुझान किस तरह पैदा हुआ मीडिया की तरफ, क्योंकि वो दौर था जब मीडिया जो था कोई अर्निंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था। मतलब कह सकते हैं जफर अली खान का भी चल रहा था कि मीडिया एक पैशन होना चाहिए, उसमें एजुकेशन देनी चाहिए हमें। ये जो आज एक ग्लैमर इंडस्ट्री बन गई है, ये ट्रेंड उस वक्त नहीं था। यू कैन नॉट मेक लिविंग थ्रू मीडिया, ये उस दौर की बात है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फिर भी आपका जो पैशन था आपको लीड किया और आपने मीडिया को ही ज्वाइन किया। कि साफी थे, लिखारी थे, शायर भुखे मरते हैं, सिंपल। तो ये एक परसेप्शन, और ये बात आज भी दुरुस्त है, आज भी बड़ी हद तक दुरुस्त है ये बात। कुछ लोग जो खास लेवल से ऊपर आ गए हैं वो तो ठीक है, बाकी वो पता है मीडिया में अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, बुरा हाल है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं इसमें। सर, आज की जो हमारी गुफ्तगू है ये कोई इंटरव्यू नहीं है, हम आपसे बहुत सी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, और ये क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट किए गए हैं बेसिकली ये सर्वे के नतीजे में किए गए हैं, जो हमने स्टूडेंट के साथ किया
और जो स्टूडेंट ने जो कुछ मार्केट में देखा और उसके बाद आके हमें यहाँ पे रिपोर्ट किया। आप भी एक दरसगाह के साथ वाबस्ता हैं, ये भी दरसगाह है UMT, और ये इसी पर्पस के लिए हम यहाँ बैठेंगे, नॉलेज को डिसेमिनेट किया जाए और खास तौर पे जो प्रैक्टिशनर्स जो कुछ राय देते हैं वो एकेडेमिया के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। सर, अगर हम किसी भी न्यूज़पेपर को अपने सामने रखते हैं, हम उसकी आप मेन हेडिंग्स देखें, आप उसकी सब हेडिंग्स देखें, आप दूसरी खबरों का अगर जायजा लें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ज़हन में आता है वो ये आता है इन खबरों को लिखने वाला कोई मौजूद है। और उन खबरों को लिखने के लिए शायद मीडिया की स्टडीज इतनी अहम नहीं है जितना उस खबरों को बनाना, सोचना, समझना किसी लिंग्विस्टिक्स का ज्यादा काम लगता है। वो इंसान जिसका जुबान पे ज्यादा अबूर हासिल है। तो क्या हमारी मीडिया इस तरह के तालिब इल्मों को प्रमोट कर रही है, प्रोड्यूस कर पा रही है जिनका लैंग्वेज के ऊपर अबूर हो? क्योंकि अभी जो लोग मीडिया की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो टिकर लिख रही हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर को अंदर एडिटर के तौर पे काम कर रही हैं, चाहे वो कॉलमिस्ट भी हैं, उनका मीडिया के साथ, मीडिया स्टडीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मीडिया स्टडी कभी उनकी स्टडीज का हिस्सा रही है। बजा फरमा रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा मसला और अलमी है। क्योंकि मेरे साथ तो ये ऐसा है कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मुझे 94 से ऑनवर्ड देख ले कितने साल हो गए हैं सहाफ़त ज्वाइन किए हुए, और वालिद साहब को देखते हुए तो ये कह लें कि बचपन से ही एक छोटा मोटा सहाफ़ी था घर में भी। तो मैंने बहुत ही बचपन में घर में एक फैमिली का मैगजीन भी निकाला था जी। तो फैमिली, उसका नाम फैमिली मैगजीन रखा। वो अलग बात है, उसके बाद वही फैमिली मैगजीन इसी नाम से नवाब अख्तर ने भी निकाला, लेकिन मैंने घर की सतह पे वो किया था। असल मसला ये है कि जो एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, एक तो खबर जो है वो आती है मुख्तलिफ सोर्सेज से, रिपोर्टर उसको लेता है, उसमें प्रेस रिलीज होते हैं, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो पीछे जो हमारे होते हैं वहाँ से आते हैं, रॉयटर देता है, AFP देता है, बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ। छोटे अखबार तो वहीं से वो चुरा लेते हैं, खबरें चुरा लेते हैं। फिर APP है, आपकी लोकल एजेंसीज हैं। उसके अलावा भी जो आपकी ये मेन जो मुख्तलिफ बीट्स होती हैं रिपोर्टर्स की, वो अपनी रिपोर्ट जो खबरें हैं वो हमें न्यूज़ रूम में पहुँचाते हैं। न्यूज़ रूम में न्यूज़ एडिटर बैठा होता है, उसके बाद एक हायरार्की है कि उसमें सब एडिटर्स होते हैं। ये दिलचस्प बात है कि 20 साल पहले तक जब हमने ज्वाइन किया एज ए जर्नलिस्ट जो है, बहुत कम लोग मैस कॉम करके या MA जर्नलिज्म करके आए हुए थे। तो मुझे याद पड़ता है कि वो हमें ह्यूमिलिएट करते थे, यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो खबर बनानी नहीं आती, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि लफ्ज़ लिखना क्यों है। उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, चूंकि मेरा तो ताल्लुक वैसे अदबी घराने से था जी, तो है उसमें मैं वो लफ्ज़ आमतौर पर सही लिख लेता था, तलफ़ुज़ भी सही होता था, अदायगी भी बेहतर होती थी। लेकिन आम जो स्टूडेंट्स, खास तौर पे वो लोग जो रूरल एरिया से आते थे, उनका एक्सेंट बेहतर नहीं था, तो वो बहुत उनको शुरू में प्रॉब्लम होता था लिखने में, पढ़ने में, और ख़ास तौर पे जो ह्यूमिलिएट किया जाता था उन्हें कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ये मसला आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बढ़ता गया। अब अभी भी मैं ये देखता हूँ कि बच्चे हमारे जो जिन्हें हमें पढ़ाते हैं, जब वो अखबार में जाते हैं, प्रिंट मीडिया में, या टिकर चलाना है उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ जाए, तो कॉपी एडिटर टाइप के जो, अब होता है क्या है कि उनके पास, जैसे आपको याद होगा 2002 में जियो आया, हमने उसके शुरू में जब मैं उसमें जंग में था, तो एक जैसे कॉन्वेंट से स्टूडेंट आया या आई है, अब लिखा हुआ है मूसा। अब उर्दू में जब उसको टाइप किया है तो आएगा मूसी, ऐसे ही है ना। अच्छा, मूसी अंग्रेजी में लिखेंगे तो मूसा है, अब जब हमने उर्दू में टिकट टाइप करवाया तो वो मूसी लिखा गया। अब जिस स्टूडेंट को नहीं पता, उर्दू उसकी बेहतर नहीं है, तो वो मूसी मूसी पढ़ जाएगी। तो आप यकीन कीजिएगा, जियो पे शुरू में 2002 की बात है, टेस्टिंग हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन के बाद, अगस्त के बाद क्या हो रहा था कि वो इमाम मूसी काज़िम के मज़ार पर हमला, इमाम मूसी काज़िम के मज़ार पर हमला, 4-5 घंटे मुसलसल ये गलती चलती रही है, फिर आगे हमने ठीक करवाया। तो मकसद कहने का ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं, और वो क्या हुआ कि उस मजाक उड़ाया गया, ये कराया गया। इस आपकी बात दुरुस्त है कि जो लिंग्विस्टिक का इशू है, वो आपको याद है जो पुराने बड़े सहाफ़ी हैं वो सारे बहुत बड़े अदीब थे जी, बड़े बड़े नाम हैं, मौलाना जफर अली खान है, अहमद नदीम कासमी साहब, इंतज़ार हुसैन साहब जो इमरोज के एडिटर थे, इस तरह चिराग हसरत साहब हैं, इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, बिल्कुल बहुत बड़े अदीब थे। अच्छा, वो हम खास एडिटोरियल राइटिंग में, मज़ामीन में हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। खासतौर पर हमारी जो सीनियर जनरेशन है, जैसे मेरे वालिद साहब हैं, वो तो कहते थे कि ये तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो ये तो, लेकिन यही हम अब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्टिक लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंग्वेज। सहाफ़ती और इबलागी ज़बान में क्या फ़र्क है। अब ये मेन इशू बन गया है। अब मसलन एक है कि
आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू समथिंग सिंपल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन अगर हम लिख दें मैं कोई दकीका फरोगुजाश नहीं रखूंगा कि ये मैं काम करूं। अब किसी को समझ नहीं दकीका फरोगुजाश से क्या मुराद है। बहुत रशी प्लेस है, खवे से खवा चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जो लिटरेचर है या जो फिक्शन है उसके अंदर भी बहुत सी इस्लाहात आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए यूज की जाती हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि जो एक अदीब है वो एक अच्छी सहाफती जुबान भी जानता है। बिल्कुल जानता है, वो बिल्कुल जानता है। लेकिन जो अब मौजूदा स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसमें मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा वो करूंगा, जो मीडिया एजुकेशनिस्ट, अब वो याद होगा पहले अंग्रेजी जरिया तालीम थी, फिर एक दौर ज़िया साहब के दौर में वक्त आया गया कि हर चीज़ उर्दू में होगी। अब मुझे याद है कि मैंने अभी तक मुझे याद है मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा था, ला की 2 जमा माँ की 2 इज इक्वल टू ला माँ की 2 ऐसे। अब स्टूडेंट्स वो एक्स, जब हमने एफएससी की तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आना शुरू हो गया, जी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म का यानी कह रहे चेंज था, यानी यू टर्न था हमारे लिए। अब वो याद होगा कि वो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा सारा। अब काफ़ी जो मटेरियल है वो याद होगा, उर्दू साइंस बोर्ड बना, फिर मजलिस तरक्की है तब शुरू से चली आ रही थी, उर्दू इस्लाहात को ट्रांसलेट किया गया, अंग्रेजी से उर्दू में लाया गया। वो इतनी मुश्किल थी कि स्टूडेंट्स को हमें नहीं समझ आती थी क्या है। तो नई नस्ल को तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल ऐसा ये एक बहुत अहम इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो आज के स्टूडेंट्स हैं न्यूज़ रूम में पहुंच के, मीडिया हाउस के अंदर जाके, वो बड़ा मसला बनता है। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि ज़बान को सादा करें और आसान करें, और वो तमाम सीनियर लोग आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ रूम से गायब हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मंजरनामा चेंज। अब्बास अतर जैसे लोग नहीं मौजूद रहे। अब्बास अतर साहब हमारे सीनियर हैं, इकट्ठे हमने काम किया है, वो लोग मौजूद नहीं है, बड़े बड़े नाम मौजूद नहीं है। अब ये है कि अब कह रहे सीनियर्स, हम लोग सीनियर्स हैं जी। अच्छा, पूछने का मकसद ये है, क्या मीडिया स्टडीज के अंदर लैंग्वेजेस का जो एक सब्जेक्ट है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है? अब 2 मुख्तलिफ डोमेन्स आ जाती हैं। अब मीडिया स्टडीज जो है, रीजनल मीडिया भी है, वो बकायदा रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है, इंग्लिश मीडिया हमारे पास मौजूद है, हमारे पास उर्दू मीडिया भी मौजूद है। तो लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट मीडिया स्टडीज के अंदर होना चाहिए, इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल है इसमें। अब तो हर, जैसे मसलन मैं कोई 10-12 साल तो मुझे हो गए मीडिया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए, तो एक सब्जेक्ट लाजमी होता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जी। वो इसी वजह से है कि वो, हत्ता कि हमने जब 94-96 में हमारे उस्ताद थे डॉक्टर मस्कीन अली जाजी, बड़ा नाम है जी, तो मुझे याद पड़ता है कि हमें वो लैंग्वेज पढ़ाया करते थे उस वक्त जी। तो वो ये चीज़ें हमें उस वक्त भी बताई जाती थी, लेकिन अब कह लें कि अब ज़रा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो ये मेन मसला है न्यूज़ रूम के अंदर किसी भी स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज का, कि मीडिया की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। मीडिया की लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आसान है, आम फहम है, जिसमें मुश्किल अल्फाज से हमने गुरेज करना है, जो एक आम बंदा, एक आम छाबड़ी फरोश भी समझ सके। क्योंकि कम्युनिकेशन करनी है, हमने कम्युनिकेट करना है, इब्लाग करना है, और इब्लाग हर सतह पे करना है। अच्छा, अब मेन टाइम एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में अराइज हुआ है, वो क्वेश्चन है कि क्या अभी भी, क्योंकि लिटरेचर का हवाला आ गया, आपने लिटरेचर पे बात की है, क्या लिटरेचर अभी भी इब्लाग का जरिया है या मतरूक हो चुका है? जी, लिटरेचर देखिए, अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, मैं अभी भी स्टूडेंट्स पे हैरान होता हूँ कि जब भी उन्हें अब मोहब्बत है, मतलब स्टूडेंट्स की एज है, मोहब्बत उसमें उनका बड़ा एक रोमानवी अंसर होता है, लाजमी इस उम्र में होती है, हार्मोनल चेंज आ रहा होता है, उन्होंने करना ही है। अच्छा, जो शायरी वो पढ़ते हैं वो मीर की होती है, वो गालिब की होती है, कभी गौर करें। इसका मतलब है कि लिटरेचर अभी भी इब्लाग के लिए उस तरह ही मौसर है जिस तरह आज से 200 साल पहले था। लेकिन को हमें करना लेना पड़ता है। सर, एक एक्सटेंशन हम निकालते हैं, तो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए क्या लिटरेचर का सब्जेक्ट हमें एक इंटेग्रल पार्ट बनाना चाहिए? इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए, ताकि उससे, क्योंकि जो लिटरेचर होता है वो किसी भी सोसाइटी का, उसका जो खास तौर पे उसका जो पास्ट है, पास्ट से मुराद है हमारा जो सकाफत से कहते हैं, कल्चर कहते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम उसे कट ऑफ कर देंगे तो अपने कल्चर से हट जाएंगे। और हमारे सिचुएशन ये है कि किताबें अच्छी क्वालिटी की पब्लिश नहीं हो रही, पब्लिश हो रही हैं तो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा, यानी लिटरेचर के साथ राब्ता दिन ब दिन जो है वो, आप कह लें लिटरेचर से राब्ता खत्म होता जा रहा है। मतलब है कि हम अपनी सकाफत से, जो यहाँ की सकाफत है पाकिस्तानी, या इससे पहले जो मुगल दौर की सकाफत चली आ रही थी, उससे पीछे हटते जा रहे हैं। इट्स मीन कि हमें मीडिया के अंदर लैंग्वेजेस का एक कोर्स और एक कोर्स हमें लिटरेचर का जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अच्छा सर, एक अहम पहलू जो निकलता है
आपकी बातों से हम एक अहम पहलू अखज़ कर रहे हैं, वो ये है कि ट्रांसलेशन, आप फॉरेन मीडिया की ट्रांसलेशन करती हैं और हमें लोकल मीडिया में पब्लिश होता है। जो ट्रांसलेशन है ज्यादातर वो इंटरप्रिटेशन होती है, वो ट्रांसलेशन कम होती है, और ट्रांसलेशन पाकिस्तान में ज्यादातर होने वाला ट्रांसलेशन का जो काम है वो नाकिस है। अच्छा, ट्रांसलेशन का जो एक आर्ट है, मीडिया के स्टूडेंट्स को कितना आना चाहिए? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश हुआ, आपने समझ लिया, कंसीव कर लिया, परसीव कर लिया, अपनी थॉट्स डेवलप कर ली, लेकिन आम आदमी तक बात पहुंचानी है, वो बोली कि फॉरेन न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया क्या कह रहे हैं। अब क्या एक सहाफ़ी जो है वो किसी स्टोरी को इतना काबिलियत होती है कि इसे ट्रांसलेट कर ले एग्जैक्टली? देखिए, इसमें दो बातें हैं। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स को जाती मसला दरपेश होता है वो ट्रांसलेशन का ही होता है। अभी तो ट्रांसलेटर्स रखे होते हैं बड़े, जैसे जंग ने, नवाए वक्त ने, एक्सप्रेस से ट्रांसलेटर्स रखे हुए हैं। सर यही मेरा कंसर्न है यहाँ पे कि वो लोग मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं। यही दिलचस्प बात है। अब वो ट्रांसलेटर्स रखे हुए हैं, लेकिन पहले जो हम लोग खुद ही ट्रांसलेटर थे। मुझे याद है कि जब मैंने नवाए वक्त में फैमिली मैगजीन ज्वाइन किया तो अली सुफियान अफाकी साहब थे, बहुत बड़ा नाम है जी। उन्होंने मुझे मैगजीन्स होते थे तराशे, या तर्जमा कर दो। मेरे ख्याल में 3-4 महीने तर्जमा ही करता रहा। तो ये प्रैक्टिस करवाई जाती थी उस जमाने में, लेकिन अब हमारे पास प्रैक्टिस करवाने का वक्त नहीं होता स्टूडेंट्स के। हम कहते हैं कि स्टूडेंट आए तो बस काम करे, हम उसे सिखा नहीं सकते। सर हम 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में हम लैंग्वेज, ट्रांसलेशन और लिटरेचर का एक कोर्स जरूर होना चाहिए, ताकि हमें प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए। पाकिस्तानी सहाफत के अंदर जो नेशनल लेवल की सहाफत है, अंग्रेजी और उर्दू आनी चाहिए जी, कमांड होनी चाहिए। इस पे पता होना चाहिए कि अंग्रेजी के फलां जो लफ्ज है उसका एग्जैक्ट उर्दू क्या तर्जुमा बनता है। यानी फर्स्ट ईयर जो है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ईयर जो है वो इन चीजों पे होना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अगर उससे ट्रांसलेशन नहीं आती तो वो पाकिस्तान में एज अ जर्नलिस्ट कामयाब नहीं हो सकता, किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। सर एक तजिया निगार जो होता है, जब हम ओपैड पेज की तरफ आते हैं, ज्यादातर लिखने वाले लोग जो होते हैं उनका ताल्लुक स्टडीज जो होती है वो मीडिया स्टडीज नहीं होती, वो अपने फील्ड के माहिर होते हैं। लेकिन अब तो ऐसा हो गया हुआ है कि हर बंदा हर मौजू पे अपनी राय देना फर्ज समझता है, चाहे वो राय जिस तरह की भी हो, इसका जो भी स्टैंडर्ड हो। तो अगर हम ओपैड की तरफ आते हैं तो वहां पे भी हमें मीडिया से यानी मीडिया स्टडी से वाबस्तगान नहीं मिलते। हमें अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर मिल जाते हैं, हमें अच्छे तारीखदान मिल जाते हैं, हमें अच्छे प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं जो अपने डोमेन्स में अच्छा लिख रहे होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि कवर स्टोरी से बनाना, ग्राफिक लेआउट, आर्ट वर्क, कार्टून, कैप्शन देना तस्वीरों के, दूसरी सब चीजों में क्या मीडिया स्टडीज जो है इज डाइंग डिसिप्लिन? क्योंकि बहुत कुछ जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है उसका ताल्लुक मीडिया स्टडीज से नहीं है, और स्टूडेंट जो कुछ पढ़ के आ रहा है उसकी प्रैक्टिबिलिटी जो है वो नहीं है। खासतौर पे जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं उनकी तो प्रैक्टिबिलिटी अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल नजर को नहीं आती कि मीडिया हाउसेस को अलहदा से ट्रेनिंग पे एक बजट भी एलोकेट करना पड़ता है और लोगों की तालीम और तरबियत के लिए कोर्सेज भी करवाने पड़ते हैं समटाइम्स। जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है कि ये देखें, आप एक डॉक्टर है तो आप एक डॉक्टर से ये नहीं पूछ सकते डॉक्टर साहब ये जो पुल है जो लाहौर में बना है इसके बताएं, इसमें क्या सही, ये पुल सही बना या इसमें कितना सरिया लगना चाहिए, इसमें सही सरिया लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था। या हम एक इंजीनियर के पास, सिविल इंजीनियर के पास जाए, उनके जनाबे वाला हार्ट की क्या सिम्टम्स हैं, अगर उसमें खुदा ना खास्ता हार्ट पैदा है या लिवर में क्या उसकी हो सकती है, नहीं उसे पूछ नहीं सकते क्योंकि ये लॉजिक में नहीं बात आती है। सेम ये तो आ गया दो मुख्तलिफ प्रोफेशन, एक ही प्रोफेशन में एक डॉक्टर है, एक बंदा हम जाते हैं पीआईसी में, डॉक्टर है कोई, अब वो डॉक्टर 10-15 साल से पीआईसी में काम कर रहा है, वो मुसलसल हार्ट पेशेंट्स को देख रहा है। इसका मतलब है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसके पास कम से कम 20,000 अगर पेशेंट्स आए हैं और उसने उसको फॉलो भी किया है, ये मेडिसिन बेहतर थी, ये मेडिसिन नहीं बेहतर थी, इस सिम्टम में ये होता है, इस सिम्टम में ये होता है। अच्छा, बात कर वो चीज़ें जब तक वो रिसर्च पेपर अपना नहीं देगा इंटरनेशनली तो वो अभी लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर ये उसे पता होता है, वो जम्पशन होती है कि इस सिम्टम में ये मेडिसिन सूट करती है। अच्छा, वो दुनिया की किसी किताब में नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता उसका, वो उसकी परसेप्शन, उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। एक मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, इस तरह गायनी का है, इस तरह लंग्स का है, लिवर का है, यानी एक डॉक्टर एमबीबीएस उसने किया हुआ है, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एक खास एक उसके एरिया उसमें है। उसके बाद मजीद उस एक्सपीरियंस काउंट करता है,
10-15 साल का। अब एक बंदा 20 साल से 50,000 पेशेंट को देख चुका है किसी खास एरिया में, और एक ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर है, वो अभी उसने 400 लोगों को देखा है, वो भी जनरली देखा है, उसके पास हार्ट के में भी 2 बंदे आए हों, उसे पता ही उसके ज़हन में है ही नहीं है कि हार्ट के पेशेंट को चेक कैसे करना है। एमबीबीएस किया हुआ उसने, एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ मीडिया में प्रॉब्लम आ रही है कि हम मीडिया में हर गामे साजे मामे को उठा के बिठा देते हैं। डॉक्टर है, एमबीबीएस किया हुआ है, उठा के वो एक एंकर बन जाता है। कैसे बन जाता है सर? अब यही बात है कि वो मीडिया हाउसेस से बात की जाए तो राइट फ्रॉम द टॉप जो उनके मालकान होते हैं उनको मीडिया स्टडीज से कोई खास रुझान उनकी तरफ नहीं पड़ा होता उन्होंने, तो वो कहते हैं कि अगर हम ये एकेडेमिया ने प्रोड्यूस ही नहीं किए क्वालिटी स्टूडेंट्स जिन्हें हम हायर करें, उनका मौकिफ ये होता है। मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ। जंग में जी बहुत बड़ा दायरा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। शुरू में उन्होंने एक साहब रखे हुए थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसी बाटा से आए थे। अच्छा। तो एक दिन सब एडिटर्स कमरे में नहीं थे हमारे न्यूज रूम में, तो उनके अल्फाज यूं थे, आज कारीगर नहीं है। अच्छा। देखिए, अगर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस का ये हालात है, उसके परसेप्शन में वो सब एडिटर्स नहीं थे, कारीगर थे। वो बंदा कारीगर की तरह उसको डील करता था या करते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट बनेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो बंदा आएगा उसको नहीं पता कि रिपोर्टर के लिए जरूरी नहीं है कि वो 8 बजे ऑफिस पहुंचे, उसने 3-4 असाइनमेंट्स करके ऑफिस आना है। उसे किस तरह समझाएं, भाई हम 8 बजे पहले ऑफिस नहीं आ सकते, मैं रहता हूँ वेलेंशिया में, मैं पहले डेविस रोड आके हाजिर लगाऊं, उसके बाद मैंने डॉक्टर मुबशर से इंटरव्यू लेना, फिर वापस जाना है। मैं पागल तो नहीं ना लाहौर शहर में बैठे में। लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा बैठा होगा उसी जगह पे, वो समझ जाएगा कि नहीं यार, तुम पहले वो डॉक्टर मुबशर से इंटरव्यू लेना, तो फिर ऑफिस आ जाना। एग्जैक्टली। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है, आई एम सॉरी टू से, ना हमारे मालकान में है। जब मालकान में नहीं है तो जिन लोगों को वो हायर करते, अच्छा जो लोग हायर करते हैं वो एचआर के लोग होते हैं, उनका मीडिया स्टडी से ताल्लुक कोई नहीं होता। अब वो जो हायरिंग करते हैं उसमें यही एक ड्रॉबैक आता है। अब देखें कि जो प्रेजेंटर, फिर हमारी सिफारिश कल्चर जो बड़ा प्रॉब्लम करता है, वो जी इन्हों बोलना बड़ा चंगा आता है, लो जी बना दो, कुड़ी सोनी बड़ी है बना दो। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ना उसे हिस्ट्री का पता है, ना उसे एथिक्स का पता है, जर्नलिज्म के एथिक्स क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या है, पब्लिक रिलेशंस का क्या है, एडवर्टाइजिंग का क्या है, मीडिया का क्या है, पाकिस्तान में लॉज कौन से हैं, पैमरा क्या है, ठीक है, पीपीओ क्या था जिसे ब्लैक लॉ कहते हैं, यूब खान क्यों लेके आया, प्रिंट लाइन क्या है, ये क्यों आया, आरपीपीओ में क्या चेंज किया गया, डेक्लेरेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें ये पता ही नहीं उसे, लेकिन वो एक एंकर बना के बिठा दिया। अच्छा, उसे ये नहीं पता मीडिया स्टडीज के अंदर जिस लेवल पे आज मीडिया मौजूद है, चाहे जंग को इतनी आज़ादी है या नवाब वक्त की आज़ादी है, कभी ये दौर था कि जब मार्शल, अच्छा ये आप देखें आजकल दौर आया हुआ है कि मिलिट्री रजीम आना चाहिए, ये सारा आना चाहिए। वो भैया वो पता है कि मिलिट्री रजीम में ज़िया के दौर में एक डीजीपीआर में एक मेजर लेवल का बंदा आपका पूरा अखबार चेक करता था। जब तक एनओसी ओके नहीं होता था, उसकी तरफ से साइन नहीं होते थे, वो अखबार ही नहीं छप सकता। इतना कड़ा सेंसर होता है मिलिट्री रजीम में। तो ये जो आप अभी बोल लेते हैं ये भी नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। ये नहीं पता इन लोगों को, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है इसको, इनके परसेप्शन में ये चीज़ नहीं है। कितनी स्ट्रगल मौलाना जफर अली खान ने की है, कितनी दफ़ा उनका अखबार बंद हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में किस तरह मिलिटेंट जर्नलिज्म क्या है, मिलिटेंट मुस्लिम जर्नलिज्म क्या है, नवाब का रोल क्या है, हमीद निजामी ने किस किस तरह मारे खाई, कायद आज़म ने क्यों एक अलग मीडिया हाउस का एक सोचा कि हमारा एक अलग मीडिया होना चाहिए, उन्होंने काउंटर करना था 1940 से 47 में उस वक्त की इंडियन प्रेस को। तो ये सारी स्ट्रेटजी होती है, और ये स्ट्रेटजी कौन कर सकता है? जो मीडिया को पढ़ा हुआ है, मीडिया को समझता है खबर। अच्छा, ये एक छोटी सी बात है, खबर कैसे बनानी है। अब जब मीडिया में हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल है, खबर नहीं बनानी आनी है, खबर नहीं बनानी आनी मुंडे नो, वो खबर बनाना एक छोटा सा काम है, छोटा सा रोल है। अब जो मैस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ाया जाता है या मीडिया स्टडीज में पढ़ाया जाता है, उसमें फर्स्ट किया एक स्टूडेंट बेचारा जो है वो पब्लिक रिलेशंस में स्पेशलाइजेशन कर गया है, जो सेकंड उसमें किया उसने। अच्छा, अब उसके पास जो आगे स्कोप है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है प्रिंट मीडिया की, जो अभी चॉइस तो है नहीं उसके पास जी। वो गया, उसे खबर दे दी गई यार तर्जमा कर, चलो तर्जमा भी हो गया, जैसे उल्टा सीधा कर दिया। अब तर्जमा करने के बाद खबर बना, नहीं बनाने आती उसकी तो प्रैक्टिस में है ही नहीं ना, उसने तो पीआर पड़ी हुई है यार,
उसको तो किसी पीआर हाउस में जाना चाहिए था ना, पीआर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए था, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस के ना उसे कोई लेगा ना उसे पता है। और जो हमने बताया हुआ है, तो जब वो मार्केट में जाता है तब स्टूडेंट जैसे 20-22 स्टूडेंट में क्या अकल होती है, बच्चे होते हैं। सर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया स्टडीज़ के अंदर, मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स में, आप समझते हैं कि वो कोर्सेज की कंपैटिबिलिटी है प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं, मैं कंपेयर इसकी भी बात करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो जर्नलिस्ट हैं हमारे आपके प्रोग्राम में भी आए जी, आई एम सॉरी टू से, जनरली बात भी करते हैं कि जो यूनिवर्सिटियां तो स्टूडेंट्स आते हैं इन्हें कुछ नहीं आता। अच्छा, अब उनका परसेप्शन क्या है कि वो एक जर्नलिस्ट को क्या देना चाहते हैं। अगर वो साहब एक न्यूज़ रीडर है ना, तो वो चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से आया है, यूएमटी से आया है, कहीं से आया है, वो अच्छा एक ट्रांसलेटर भी हो और एक अच्छा मतलब सुर्खी बेच निकाल सके। उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहते हैं, स्वाय सुर्खी निकालने के एक जर्नलिस्ट का काम ही नहीं। अच्छा, एक रिपोर्टर आपके पास, चीफ रिपोर्टर साहब आए हैं, वो कह रहे रिपोर्टिंग करनी नहीं आती। जबकि मीडिया हाउस जब हम पढ़ाते हैं, आपको हमारे पास कोर्सेज भी हैं, करिकुलम देखते हैं, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, थोड़ी थोड़ा हम पढ़ाते हैं। अब होता है जब वहाँ मीडिया हाउस में जाएंगे उसे पॉलिश करना जरूरी होता है। एक दर्सगाह के साथ वाबस्ता हैं, आप पढ़ा रहे हैं, मगर जो आपकी दर्सगाह है वहाँ पे तो कोर्स बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पे थॉरो प्रोफेशनल्स लोग सब मौजूद हैं। हमारी गुफ्तगू का जो मकसद है वो ओवरऑल जो एजुकेशन के अंदर मीडिया की जो स्टेट है वो डिस्कस करना है। जी ऐसे हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है बड़ा अहम सेगमेंट है मीडिया का। हमारे कोर्सेज के अंदर इसको बिल्कुल जगह नहीं दी जाती। स्पोर्ट्स मैगजीन मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के चैनल आ गए हैं। अब तो हमने ये भी देखा है कि ख़ास तौर पे किसी एक ख़ास गेम के चैनल भी आ गए हैं। क्रिकेट का चैनल अलग है, फुटबॉल का चैनल अलग है, एथलीट्स का चैनल अलग है, बिल्कुल रहे। तो ये जो एक अहम सेगमेंट है जिसकी जॉब भी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं डिफरेंट जगहों पे, अभी तक एकेडेमिया ने इसे अपनी स्टडीज़ का हिस्सा नहीं बनाया, किसी कोई कोर्स इनकॉर्पोरेट नहीं किया जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे फोकस करे। बजाय हमारे वही जैसे भी बात की, स्पेशलाइजेशन का दौर है जी। चाहे वो हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, जैसे इंजीनियरिंग में जाएं तो उसमें भी देखें सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इसमें डॉक्टर मेडिकल में जाएं तो उसमें बेशुमार है। इसी तरह हमारे भी यहाँ स्पेशलाइजेशन का आ जाता है। और ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म है उसमें बीट्स होती हैं हमारी, उसमें स्पोर्ट्स की है, एजुकेशन की है, शोबिस की है, उसमें आपकी इकोनॉमिक्स की है। अब उसमें होता ये कि उसमें मुझे याद पड़ता है पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हमारा 94-96 मेरा बैच था, तो उसमें हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था, सोशल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ उस वक्त, चूँकि अभी इतना नहीं था यार, हम एमए मैथ्स कौन करने आए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये एमए नहीं चूचू का मुरब्बा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ये लगता था उस जमाने में, ये सोचते थे लोग, सोचते थे स्टूडेंट्स हम, ये हमें क्यों पढ़ाते हैं, इसकी क्या जरूरत है। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को मार्केटिंग पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन उस वक्त हमारा चूंकि भी इतना अभी स्टूडेंट थे, बच्चे थे, इतनी नहीं अंदाजा था कि, लेकिन आज वाकई वो सिलेबस हमें ख्याल आता है, थोड़ा पढ़ा था हमने, लेकिन मुझे पता चल गया था कि इकोनॉमिक्स में उसमें क्या है, मसलन इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है जी, इस्लाहात जो है, मतलब क्या है, बजट क्या बला होता है, बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, और आम बंदे के लिए कितना रिफ्लेक्शन करनी है मीडिया में, डेफिसिट किसे कहते हैं, ठीक है, बजट तैयार कैसे करते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या। अगर ये हमें ना पढ़ा होता, चाहे वो एक पेपर था, तो हमें इसका ना पता होता। बिल्कुल। जब मैं एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने ज्वाइन किया तो मुझे शुक्र इन चीजों को पता था। जब मेरे पास पहली क्रीड आई कि इसकी ट्रांजिशन करें क्रीड की जी, तो मुझे इन इस्लाहात का पता था। मुझे उस वक्त पता चला यार वो एमए चूचू का मुरब्बा नहीं था, वो जरूरत थी हमारी। बिल्कुल सही। इसी तरह स्पोर्ट्स का था, तो लेकिन ये वाकई ये चीजें निगलेक्ट की जा रही हैं। और अभी भी आप देखें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, एक दो हैं, यूसीपी है, यूएमटी है, या एक दो इदारे और हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। वहाँ पे आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे आपको सोशल बिहेवियर पढ़ाया जाता है, कहता आपको इन पेज के ऊपर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। लेकिन मेरी और आपकी गुफ्तगू का मकसद फिलहाल ये है कि हम लोग तमाम पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट ऑफ मीडिया एजुकेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जाबिर साहब, आप ये बात समझते हैं कि जिस तरह मेडिकल की तालीम है, आपने भी उसका रेफरेंस दिया मुतअद्दिद बार, उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है पीएमडीसी के नाम से,
जो इंजीनियरिंग है उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो एजुकेशन को भी बाकायदा मॉनिटर करती है, वो इंजीनियरिंग के कांग्रेस के नाम से मौजूद है। लेकिन जब हम देखते हैं मीडिया स्टडीज़ के अंदर हमें कोई इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नज़र नहीं आती, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर चेक रखे कि हर यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिग्निफिकेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनके पढ़ाए जाने वाले कौन हैं, एक क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं और एक मैक्सिमम कितने बच्चों का आउटकम एक ईयर में होना चाहिए। इस तरह की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमें मीडिया के अंदर नजर नहीं आती, जो कि अहम चीज है। HEC इसको बस मॉनिटर करती है, मगर HEC एज अ होल, हाँ, मगर HEC ये मॉनिटर नहीं करती कि कितना स्टूडेंट का इनटेक होना चाहिए। ये नहीं करती कि जैसे अभी बता रहे हैं कि जैसे इस लेवल पे कि मीडिया के हवाले से क्या कर रही यूनिवर्सिटीज जो हैं, डिपार्टमेंट वाइज क्या एक जनरल उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं, उसको फॉलो किया जाता है। एक बाकी ऐसी रेगुलेटरी और एक ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए जो मीडिया के प्रोफेशनल्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे हमारे उस्ताद हैं मुगीसुद्दीन साहब हैं, डॉक्टर मुगीस हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर मसूद साहब, ताहिर मसूद साहब कराची से, बड़े बड़े नाम हैं, और मंसूर मुजाहिद मंसूरी साहब, डॉक्टर मुजाहिद साहब हैं, और बड़े बड़े नाम हैं। वो उनको बिठाया जाए, जो उनकी जो पूरी जिंदगी की उनकी एक निचोड़ है, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए, और एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं, एक खास एक प्रैक्टिशनर्स भी मौजूद हैं, प्रैक्टिशनर भी जो प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े किसी बड़े बड़े जो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनमें से लोग लें, प्रोफेशनल लें, बड़े बड़े जो मीडिया पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें से कुछ लोग लें, उनको बिठा के एक स्ट्रेटजी बनाएं कि तमाम पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मीडिया जो पढ़ा रही हैं, जो इसमें जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं, वो इनको इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा। अच्छा सर, अब तो मीडिया का कॉन्सेप्चुअल चेंज हुआ है, सिटीजन मीडियाशिप जो है वो इधर आ चुकी हुई है, सोशल मीडिया के नाम से ये जाना और पहचाना जाता है। अब एक आम आदमी भी जो है, चाहे वो रेडीबान है, चाहे वो दुकानदार है, या इंजीनियर है, या डॉक्टर है, दानिश्वर बन चुका हुआ है, वो अपनी एक ऑथेंटिक राय देना, वो राय जो वो समझता है कि ऑथेंटिक है, वो देना जरूर फर्ज समझता है। सिटीजन जो जर्नलिज्म है, इसे हम कोरिलेट भी तो कर सकते हैं, इसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ। ये एक खौफनाक तूफान है, मैं एज ए उस्ताद और एक सहाफ़ी, एक सोशल साइंटिस्ट जो है, मैं देख रहा हूँ एक तूफान है जिसने तहबाला कर दी है। जैसे वो एक तातारी नहीं आए थे जी, और उन्होंने उड़ा के रख दिया था पूरी दुनिया को, सारी दुनिया की सल्तनतें ख़त्म हो गई थी। उससे पहले एक तूफान आया था सिकंदर आज़म की सूरत में, उसने उस ज़माने की जो मालूम दुनिया थी फतह कर ली थी। उसके बाद यही तातारीज जो चंगेज़ खान, लाकू खान आए, दुनिया का सोफिस्टिकेटेड तरीन कैपिटल था बगदाद, जिस पे इंटेलेक्चुअल बहसें हुआ करती थी, जिस वक्त अटैक हो रहा था तो उसमें बहसें चल रही थी वहाँ, तो उड़ा दिया हर चीज़। इसलिए वो आया और उसने देखा और उड़ा दिया। वही सोशल मीडिया ने किया है। देखें, प्रिंट मीडिया में हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चेक एंड, जो अभी हम जो ऑनलाइन चीज़ जो जा रही है, मुझे पता है मैंने क्या बोलना है, मुझे पता है मेरी ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन लोग सुन सकते हैं, और ये मुझे ये बोलना चाहिए, ये हमारे मुल्क के जो मतलब सोशल नॉर्म्स हैं उससे अगेंस्ट है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ज़ाहिर है आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे मेरा प्रोफाइल दे के बुलाया है, ठीक है, मुझे पता है कि ये एक बहुत अच्छे जगह पे मुझे बुलाया जा रहा है और मैं गया हूँ, ये हमें पता है। तब हम उस हवाले से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया या जो बता रहे हैं आप, इसमें जो सिटीजन जो इसमें, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें, एक स्टूडेंट है, 15 साल का बच्चा है या बच्ची है, उसका क्या परसेप्शन होना है? उसने एक बहुत पढ़े लिखे आदमी की बात पे कमेंट कर दिया। नहीं, हम ये सोशल मीडिया हो गया, हम सिटीजन जर्नलिज्म एक अलग कर लेते हैं, सिटीजन जर्नलिज्म का कर लेते हैं, तो उसमें वो कमेंट्स ऐसे कर देते हैं जिसमें आपका कोई चेक एंड बैलेंस बाज़ नहीं होता। उससे बाज़ क्या पैदा हो रहा है, उससे एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, उससे क्योस पैदा हो रहा है मुआशरे में। बजाय कि मीडिया एक दूसरे को हम बॉन्ड करें, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने सारे सिस्टम को, हमारे सोसाइटी को कोलैप्स की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ें, इसको रोकना चाहिए। और हमें किस तरह रोकें, ये भी वही मैं बता रहा था ना, ऐसे दिमाग बैठे जिससे हमें पता चले कि स्कूल लेवल से ही अवेयरनेस स्टार्ट करें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, किस इस्तेमाल नहीं करना। जी सर, आप जी देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड 2-4 चीज़ें बहुत रिकॉग्निशन हासिल कर चुकी हुई हैं,
उनमें से सबसे बड़ी जो नया बूम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। अभी हमारा फोकस जो रहा है प्रिंट मीडिया पे हमने बातचीत की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से इसका जो रेवोल्यूशन जो आया है, इसकी मेन खपत जो है अभी भी वो प्रिंट मीडिया ही है। बिल्कुल ऐसे इस खबर प्रिंट मीडिया का हिस्सा बनती है तो वो वहाँ पे आती है और डिस्कस होती है और आगे चलती है। आप समझती हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इतनी तादाद में चैनल खुल चुके हुए हैं, क्या इस हवाले से हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इतना है, क्या व्यूवरशिप इतनी है, क्या ये सब लोग जो है अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक आधे से ज्यादा चैनल्स तो तनख्वाहें भी नहीं देते अपने वर्कर्स को, बहुत ज्यादा जी। तो ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन? 80% ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी ये वाली? क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक तो कोई 90 चैनल्स आ चुके हुए हैं। बहुत चैनल्स हैं और अभी आने वाले हैं। अभी आने वाले हैं, अभी तो जानते हैं कि 2-4 दिन में भी आ रहे हैं। और उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल की खपत भी है, सब चीज़ें भी हैं। आल्दो कि उनकी प्रोग्राम जो है वो क्वालिटी उनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, चंद चैनल्स को छोड़ के, लेकिन जो इतना बड़ी मशरूम जो ग्रोथ हो रही है, क्या ये जाहिर कर रही है ये सब चीज़ें? पहले आपने बात जो की है ना कि इसमें जो चैनल्स आ रहे हैं और इसमें महमूद शाम सब नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है महमूद शाम, हमारे ग्रुप एडिटर थे जंग ग्रुप के। तो 2002 में जब जियो आया ना तो उन्होंने आपकी किताब का दिबाचा भी लिखा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उस्ताद है हमारे, सीनियर है हमारे। उन्होंने सबको क्वेश्चन है जैसे रिसर्च वाले से कि क्या जियो के आने से या बाकी चैनल्स के आने से जो अखबारात हैं इन्हें सरवाइव कैसे किया जा सकता, कैसे सरवाइव करेंगे? मतलब एक खबर हम 12 बजे तक 2 बजे तक ज्यादा देते हैं लेट नाइट एडिशन में किस जंग की या किसी अखबार की, तो चैनल वो पहले दे चुका होता है, तो लोग क्यों पढ़े सुबह अखबार जंग को? बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल था महमूद शाम साहब का, सब ने उसका अपना अपना जवाब दिया। तो ये 2002 से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स आना स्टार्ट हुए, जियो आया, तो ये सवाल उस वक्त से हमारे जहनों में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रिंट मीडिया अपनी अहमियत कभी भी नहीं खोएगा, वो मौजूद है। अच्छा, रीडर देखिए, आप कहते हैं हम रीडरशिप कम हो रही है। कभी हम जाएं जो बड़े बड़े लाहौर में, नहीं रीडर्स बढ़ रहे हैं, मीन्स बदल के ना ब्लॉग्स आ गए हैं, वेबसाइट आ गई हैं, लेकिन वो अखबार जो है वो टैबलेट पे पढ़ रहे हैं, शायद प्रिंट पे नहीं पढ़ रहे हैं, प्रिंट पे भी आ रहे हैं। लेकिन जंग की सर्कुलेशन में वो खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एडवर्टाइजमेंट उनकी बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं कि जिनकी मोनोपोली है, वही बात मोनोपोली। सर ये जो मशरूम ग्रोथ हुई है टीवी चैनल्स की, न्यूज चैनल्स में से हम गिन लेते हैं कोई 40 होंगे, 45 क्वालिटी डाउन हो गई है, क्वालिटी डाउन होती जा रही है। तो कहने का मतलब है क्या हमारी दर्शगाहें जो हैं उनको वो इतनी प्रोड्यूस कर रही हैं कि उनके अंदर खपत हो जाए लोगों की? हम देखा कि रिपीट टेलीकास्ट, यानी हमारे जो 24 आवर्स की ट्रांसमिशन चलती है हमारे लीडिंग चैनल्स पे भी, लेकिन वो भी मजबूर हैं कि अपनी रिपीट ट्रांसमिशन पेश करें। 12 घंटे तक वही खबर चलती है और वही बाद में प्रोग्राम रिपीट हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसके अलावा हाल ही कोई नहीं है। 24 घंटे किस तरह आपने उसको पूरा करना है, तो और आपको यही वजह है कि हम एक छोटा सा इवेंट होता है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। अच्छा, उससे कई चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, हमारा मुआशरा डिस्टर्ब हुआ है। जो आप भी मीडिया के स्टूडेंट हैं, उसमें आप देखें मुख्तलिफ, मतलब हम गेट कीपिंग देखें, गेट कीपिंग जो है थ्योरी यहाँ कर रही है कि जो लोग हैं, एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, लगता है जी बड़े अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉलम भी लिखवाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बाकायदा लिखवाए जाते हैं कि आज अपने कॉलम को इस तरह लिखा जाए। कुछ अप्रोच किए जाते हैं, कुछ कटसी में लिखवाए जाते हैं, कुछ वो पता लिफाफों से लिखवाए जाते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो क्यों लिखवाए जाते हैं? वो परसेप्शन लोगों में चेंज लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए, माइंड्स को चेंज करने के लिए। अब इसमें कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व हो रही है? एजेंडा सेटिंग थ्योरी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एजेंडा सेट कौन करता है? एजेंडा सेटिंग मीडिया का मालिक करता है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है। बस मुझे याद है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में हमने काम किया है कि जो हमारे जो मालिकान थे वो एक एक खबर पे नजर रखते थे। मुझे याद है, बस एक खबर है, वो लीड चल रही है, एकदम रात के 1:30 बजे एकदम आया उसका कि ये सिंगल होगी, अब ये लीड होगी। तो मालिकान मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके भी सारा एजेंडा जो है वो एजेंडा, उनका असल से एजेंडा तो नहीं कहना, इसी को हेजमनी कहते हैं। हेजमनी यही है कि उन मालिकान की पॉलिसीज अल्टीमेट
अवाम की पॉलिसीज बन जाती हैं। हमारी इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो सिर्फ मीडिया, हम स्टडीज पे बात कर रहे हैं। लेटर ऑन हम अगला प्रोग्राम एक आपके साथ आज ही कर रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे मीडिया हजमनी पे, दूसरी चीजों पे हम उस पर बात करेंगे। सर आपने देखा कि हमारे इधर हाँ बहुत से प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग इज वन ऑफ देम। हमारे एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है और एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि हमारे तो मस्ट पढ़ाई जाती है। लेकिन अब जब आ जाए तो वो डॉक्यूमेंट्री मेकर जो होता है वो बेचारे को कोई मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि सोशल मीडिया पे अपनी डॉक्यूमेंट्री बना के अपलोड कर सके, लेकिन इखराजात का काम है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। डॉक्यूमेंट्री को हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बिल्कुल कवरेज नहीं देता। जियोमेंट्री एक दौर में बनती थी लेकिन वो बनना भी बंद हो गई। सिर्फ जियो का टेलीविजन ने ये काम किया, लेकिन उसके बाद से ये काम नहीं हुआ। मगर हम देखते हैं कि जो दूसरे चैनल हैं वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज ही पेश करते हैं, हिस्ट्रीज पे भी प्रोग्राम्स पेश करते हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं है ऐसा। ट्रेंड नहीं है ऐसा। कल यूसीपी में हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज तीसरा दिन है उसका। कल हमने डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कंपटीशन करवाया था, तो उससे मुझे अंदाजा, मैं वहाँ मौजूद था, तो उसमें पता चला कि स्टूडेंट्स में और ख़ास तौर पे इसमें एक तो इसमें जब कंपटीशन होता है तो पता है उसमें इंटरेस्ट शो होता है। तो हर मौजू पे, सोशल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, मतलब हर एजुकेशनल इश्यूज पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई थी। तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये चीज जो है हम यंगस्टर्स में बढ़ रही है, और ये चीज तो हम देखते हैं कि मीडिया स्टडीज को एक बहुत बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव भी इसका बनता है, कैनवस बनता है। तो क्योंकि आपका जिस मर्जी ताल्लुक हो, जिस मर्जी फील्ड से, मीडिया का कोई ना कोई लिंक वहाँ पे जरूर इन्वॉल्व होता है। और मीडिया स्टडीज का ये एक फ्राइज में शामिल हो जाता है कि हर तरह के यंग प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करें। कम्युनिटी जर्नलिज्म जो है उसमें इसका बड़ा अहम रोल है। सर आपने देखा कि हमारे इधर एक मीडिया स्टडीज के अंदर हम रेडियो को भी पढ़ाते हैं। कभी रेडियो जो था इबलाग का एक बहुत बड़ा जरिया था, मौसर तरीन जरिया था, लेकिन अब भी वो बहुत मौसर तरीन है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। अभी जितने भी बड़े लीडिंग चैनल्स हैं आप देख लें तो उसमें FM 106, FM 100, FM 95 और जितने भी हैं FM सारा म्यूजिक पे ही है। खबर का वो एक आधा कभी खबर या तजिया चला देते हैं। इसको हमने एज अ इबलाग क्यों मतरूक कर दिया? अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर अभी भी मौसर तरीन जो जरिया इबलाग है वो आपका रेडियो है। चीप है, अब तो फोन में, सेल फोन में मौजूद है, गाड़ी में चल रहा है, टेलीविजन की सेंस नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट भी हर जगह पे हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। खासकर पाकिस्तान में जहाँ 4G की बात कर रहे हैं तो 2G वाला भी काम भी नहीं चल रहा होता, प्रोग्राम ही नहीं खुलता। सर लोग गाड़ियों के अंदर सुन रहे होते हैं। गाड़ियों के अंदर रेडियो वाहिद जरिया इब्लाग है जो हर स्टूडेंट के पास, हर एक किसान के पास, एक आम मतलब है उस पर छाबड़ी फरोश के पास, और उसका हमें कहाँ पता चलता है जब मैचेस चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। खास तौर पर जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग जारी थी, आपको याद होगा, तो उस वक्त 20-20 घंटे लाइट ही नहीं आती थी, लेकिन उसमें 2 सेल डाले और सुन रहे। और खासतौर पर इसमें फोन में, इसमें तो सेल का भी मसला नहीं होता, लोग ये कमेंट्री सुन रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं। और मुझे याद है उस वक्त जियो या बड़े चैनल्स को मजबूरन इसको अपनी कमेंट्री को उसके इसमें लाना पड़ा था। सही कि लोगों को, इसका मतलब है कि रेडियो आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोड शेडिंग का इशू है, जहाँ इनकम का इशू है, कि मतलब लोग बिलो पॉवर्टी पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, टीवी अफोर्ड नहीं करते, इंटरनेट अफोर्ड नहीं करते। अभी भी पाकिस्तान में कोई इंटरनेट सस्ता नहीं है, अच्छा खासा महंगा है, आम बंदा अफोर्ड नहीं करता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो रेडियो तो इंतहाई चीपेस्ट मतलब कम्युनिकेशन का जो है टूल है, तो आज भी सबसे मौसर है। और FM जो है अगर अपना मौसर किरदार अदा करें एंटरटेनमेंट के अलावा एजुकेशन के हवाले, जैसे आप कर रहे हैं, UMT कर रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, UCB ने स्टार्ट किया है, तो ये बहुत बेहतर है क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो इस तरफ हैं। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि यंगस्टर्स ज़्यादा हैं जो फैसला कौन किरदार अदा करेंगे नेक्स्ट 15-20 सालों में, हम देख रहे हैं। सर एक चीज़ हमने देखी है, ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है, जो हमारा मीडिया है ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत बुनियादी अहमियत रखता है। मगर पाकिस्तान और जो इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं ये इसमें सिर्फ हुकूमत का माउथ पीस बनकर क्यों रह गया है? हाँ, इसमें भी वो सेंसरशिप जो हमारी, इसे हम कहते हैं
एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी या SRT जिसे कहते हैं, दूसरा पैमरा ने कुछ चीज़ें हमें और कुछ जो हमारे जो PPO को तो ब्लैक लॉ भी कहते हैं जैसे आप जानते हैं, कुछ चीज़ों पे हम नहीं बात कर सकते, बस हम पहले फौज पे बात नहीं कर सकते थे। तो लेकिन अब कुछ अरसे से तनकीद हो रही है और मैंने समझा इस तरह खुले आम तनकीद फौज पे होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कहने के पूछने का मकसद ये है, ये जो स्टूडेंट भी जानना चाह रहे हैं कि मीडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टांस नहीं डेवलप करना चाहिए। देखिए फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको याद होगा 2 दिन पहले इंडिया में एक उनके एक्स ऑफिसर ने बात की है, मिनिस्टर ने बात की है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, ये बकवास है। तो इंडियन मीडिया गुस्से में आ गया कि ये मिनिस्टर ने क्या कह दिया, ये कह दिया, बजाय वो ये कहने के कि अगर ये मिनिस्टर लेवल का बंदा ये बात कर रहा है और वही स्टैंड ले रहा है जो पाकिस्तान का है, तो इसको इन्वेस्टिगेट तो करें। ये नहीं कौम को मुगालते और मुबालगे में डाल। अच्छा, हम भी यही करते हैं, अब ये कौम जो है कंफ्यूज है, हर मामले में कंफ्यूज है, रिलीजियस लेवल पे भी कंफ्यूज है, पॉलिटिकल चीजों में भी कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज करके ही आपने एजेंडा जो प्लान किया हुआ है जिन लोगों ने, वो उसको अपना मकसद जो है ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहे हैं। नाजरीन और सामीन, आज हमने एक अहम गुफ्तगू की जाबिर सईद साहब के साथ कि मीडिया स्टडीज़ क्या है, पाकिस्तान की दरसगाहों में इसके अंदर क्या तालीम दी जा रही है और इस तालीम को क्या मेजर लिए जा सकते हैं कि हम इसे इम्प्रूव करें। पार्ट 1 ऑफ द डिस्कशन आपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये अगली ट्रांसमिशन में पार्ट 2 के साथ हम लोग हाजिर होंगे, जिसके अंदर हम लोग गुफ्तगू कर रहे होंगे मीडिया हेजमनी क्या है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री क्या है, इमरानी मुआहदे क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल का रोल क्या है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।